नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं और एक अच्छा रिवीजन आपको देखने को मिलने वाला है। 150 क्वेश्चन की ये क्लास रहने वाली है, जिसमें हम आपको थ्योरी भी साथ में बताते चलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। लेखपाल के स्टूडेंट्स को भी मिल जाएगी और लोअर पीसीएस के स्टूडेंट्स को भी हम ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। अभी हमारा जो सेशन है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस पर आधारित है और पहला प्रश्न है आपका कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, विज्ञान हमारे आसपास के नियमों को समझना है और प्रौद्योगिकी उन नियमों का उपयोग करके मशीनें बनाना है। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो नियम बनाते हैं, खोज करते हैं नियमों की। और जो इंजीनियर होते हैं, टेक्निकल इंजीनियर होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं नियमों पर आधारित कुछ मशीनें बनाते हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण की खोज विज्ञान है और रॉकेट बनाना प्रौद्योगिकी है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली विज्ञान नीति एसपीआर किस वर्ष पेश की गई थी। तो सही उत्तर है आपका वर्ष 1958। भारत की पहली विज्ञान नीति साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन एसपीआर 1958 में पेश की गई थी। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और अंधविश्वास कम करना था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रौद्योगिकी नीति 1983 टीपीएस 1983 का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भारत को तकनीकी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। प्रौद्योगिकी नीति 1983 टीपीएस 1983 का मुख्य लक्ष्य भारत के टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। विदेशी तकनीकी पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा देना इसका मुख्य आधार था। समाज के गरीब और कमजोर वर्ग तथा तकनीक का सीधा फायदा पहुंचाना भी इसका लक्ष्य था। अगला प्रश्न है आपका कि किस विज्ञान नीति में यह तय किया गया कि रिसर्च R&D पर सरकारी खर्च बढ़ाकर देश की जीडीपी का कितने प्रतिशत किया जाएगा। सही उत्तर है आपका विज्ञान नीति 2003। विज्ञान नीति 2003 एसटीपी 2003 में यह तय किया गया कि रिसर्च R&D पर सरकारी खर्च बढ़ाकर देश की जीडीपी का 2% किया जाएगा। इसका उद्देश्य विज्ञान को युवाओं के लिए आकर्षक कैरियर बनाना था। विदेशी निवेश और ग्लोबल साइंटिफिक पार्टनरशिप को तेजी से बढ़ाना भी इसमें शामिल था। अगला प्रश्न है आपका कि विज्ञान और नवाचार नीति 2013 एसटीआईपी 2013 का मुख्य नारा या थीम क्या थी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विज्ञान समाज के लिए। विज्ञान और नवाचार नीति 2013 का नारा विज्ञान समाज के लिए था। इसका एक बड़ा लक्ष्य ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का विदेश जाना रोककर ब्रेन गेन में बदलना था। इनोवेशन नवाचार को सीधे आम आदमी के रोजगार और विकास से जोड़ने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि नवीनतम विज्ञान नीति एसटीआईपी 2020 के तहत छात्रों को महंगी साइंस मैगजीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना लाई गई है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। एसटीआईपी 2020 के तहत वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की शुरुआत की गई है। इसके तहत देश के छात्रों को दुनिया की महंगी साइंस मैगजीन और रिसर्च पेपर मुफ्त में पढ़ने को मिलेंगे। यह रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने का एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है आपका कि एसटीआईपी 2020 के अनुसार विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 30%। एसटीआईपी 2020 नीति में यह तय किया गया है कि रिसर्च के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 30% तक बढ़ाई जाएगी। यह लैंगिक समानता और विज्ञान में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वैज्ञानिक सोच, तार्किक दिमाग का विकास करना हर भारतीय का मौलिक कर्तव्य है।
तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A(H). अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 51A(H) के अनुसार वैज्ञानिक सोच, तार्किक दिमाग, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना हर भारतीय का मौलिक कर्तव्य है। ये जो मूल कर्तव्य है भाग 4A में उसकी बात कर रहा है, वहां पर अनुच्छेद 51A(H) है। अगला प्रश्न है आपका कि C4ISR प्रणाली का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? कृषि विकास से, अंतरिक्ष अनुसंधान से, सेना के हाईटेक संचार नेटवर्क से, या मेडिकल रिसर्च से? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सेना के हाईटेक संचार नेटवर्क से। C4ISR का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉन्सेनेंस। इससे थल, जल और वायु सेना आपस में तुरंत जानकारी, डेटा शेयर करती हैं, जिससे युद्ध के मैदान में सटीक फैसले लिए जा सकें। भारत के पहले रिमोट कंट्रोल बिना ड्राइवर वाले टैंक का नाम क्या है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, मुंत्रा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है आपका मुंत्रा। मुंत्रा भारत का पहला रिमोट कंट्रोल्ड बिना ड्राइवर वाला टैंक है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग उन खतरनाक इलाकों में किया जाता है जहां सैनिकों को भेजना असुरक्षित हो। अगला प्रश्न है आपका कि किसानों के लिए आधार कार्ड जैसी योजना जिसमें हर किसान को एक खास किसान आईडी मिलेगी, उसका नाम क्या है? तो बताइएगा उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका बी, एग्री स्टैक। एग्री स्टैक किसानों के लिए आधार कार्ड जैसी एक डिजिटल योजना है। इसमें हर किसान को एक खास किसान आईडी मिलेगी जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं, बीज और खाद का सीधा लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका कि निसार उपग्रह किन दो एजेंसियों का प्रोजेक्ट है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नासा और इसरो। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार का उन्नत रडार उपग्रह है। यह एल बैंड नासा द्वारा और एस बैंड इसरो द्वारा दोनों रडार ले जाने वाला दुनिया का पहला उपग्रह है। यह धरती पर जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पिघलने और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर 24 घंटे नजर रखेगा। अगला प्रश्न है आपका कि शुक्रयान भारत का भविष्य का मिशन किस ग्रह के लिए है? तो ये शुक्र के लिए है। शुक्रयान एक भारत का शुक्र यानी कि वीनस ग्रह का प्रस्तावित आगामी मिशन है। इसका उद्देश्य शुक्र के सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों और उसके ज्वालामुखी रूप से सक्रिय वातावरण का अध्ययन करना है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, लेकिन वहां का सतह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएस बनाना है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 2035। भारत का लक्ष्य 2000 ये लगभग 20 टन वजनी होगा और जिसे 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा लियो में स्थापित किया जाएगा। यहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री रुककर माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वैसे भारत का बीएस बनेगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो 2035 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक चांद पर इंसान को उतारने का है? तो ये 2040। इसरो और भारत सरकार ने 2040 तक चांद की सतह पर पहले भारतीय नागरिक को उतारने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसरो के लिए इसरो एक नया और शक्तिशाली रॉकेट NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहा है। तो चांद पर जाकर लौटने के लिए इसरो क्या कर रहा है? एक शक्तिशाली रॉकेट व्हीकल बना रहा है जो होगा NGLV। यह मिशन गगनयान और चंद्रयान की सफलता पर आधारित एक बहुत बड़ा कदम होगा। अगला प्रश्न है आपका कि गगन सिस्टम मुख्य रूप से किसके लिए है? तो ये हवाई जहाज़ों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए। गगन यानी कि GPS एडेड जियो ऑगुमेंटेड नेविगेशन एक उन्नत नेविगेशन दिशा सूचक प्रणाली है। इसे इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने मिलकर विकसित किया है। यह खराब मौसम और कम दृश्यता में भी हवाई जहाज़ों को रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग करने में 3D सटीक मार्गदर्शन देता है। DRDO का नारा मोटो क्या है? तो DRDO का मोटो क्या है, यह आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका शक्ति का स्रोत विज्ञान में है।
डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का ध्येय वाक्य मोटो संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका हिंदी अर्थ है शक्ति का स्रोत विज्ञान में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी? तो सही उत्तर है आपका बी, पृथ्वी। पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे आईजीएमडीपी यानी कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बनाया गया। पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर थी और यह पारंपरिक तथा परमाणु दोनों प्रकार हथियार ले जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि हेलिना किस मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन है? तो ये नाग का है। हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हेलीकॉप्टर से दागा जाने वाला उन्नत संस्करण है। इसे सेना के ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टरों में लगाया जाता है। वायुसेना के लिए इसके विशेष संस्करण को ध्रुवास्त्र नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है? तो सही उत्तर है आपका प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा भारत का अपना लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी आयरन डोम है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो रूस के S-400 सिस्टम की तरह काम करेगा। यह 350 किलोमीटर दूर से आ रही दुश्मन की मिसाइलों, विमानों और ड्रोन को हवा में ही ट्रैक करके नष्ट कर देगा। अगला प्रश्न है आपका कि हाइपरसोनिक मिसाइल की गति कितनी होती है? तो सही उत्तर है आपका ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक। किसी भी मिसाइल या विमान को मैक 5 आवाज की गति से 5 गुना तेज यानी लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक गति से उड़े तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। इस गति पर मिसाइल को ट्रैक करना और मार गिराना दुश्मन के रडार के लिए लगभग असंभव हो जाता है। भारत अपने स्वदेशी HSTDV वाहन के साथ इस तकनीकी का सफल परीक्षण कर चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि हाइपरसोनिक मिसाइलों में कौन सा खास इंजन लगता है? तो सही उत्तर है आपका स्क्रैम जेट। हाइपरसोनिक उड़ान मैक 5 से ऊपर के लिए स्क्रैम जेट सुपरसोनिक कंबंसन रैमजेट इंजन का उपयोग किया जाता है। यह इंजन वायुमंडल से आने वाली सुपरसोनिक तेज हवा को बिना धीमा किए ही दबाकर ईंधन जलाता है। चूंकि यह हवा से ऑक्सीजन लेता है, इसलिए रॉकेट को अलग से भारी ऑक्सीजन सिलेंडर से ले जाने की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि मिशन शक्ति 2019 का संबंध किससे तकनीकी से है? तो सही उत्तर है आपका एसैट से है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। 27 मार्च 2019 को भारत में मिशन शक्ति के तहत अपनी पहली एसैट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारत ने 300 किलोमीटर दूर लियो कक्षा में मौजूद अपने ही एक पुराने सैटेलाइट को मिसाइल से सटीक निशाना लगाकर नष्ट कर दिया। इसके साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में उपग्रह गिराने की क्षमता वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अगला प्रश्न है आपका कि आईएनएस अरिदमन S4 क्या है? तो सही उत्तर है इसका परमाणु पनडुब्बी है और ये अप्रैल 2026 में शामिल की गई है। आईएनएस अरिदमन S4 भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह आईएनएस अरिहंत S2 और आईएनएस अरिघात S3 का अधिक उन्नत और बड़ा संस्करण है। यह समुद्र के अंदर छिपे रहकर 3500 किलोमीटर दूर तक के 4 परमाणु मिसाइलें दागने की क्षमता रखती है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां बनाई गई हैं? तो सही उत्तर है आपका 6। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाई गई हैं। इनका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा फ्रांस के सहयोग से किया गया। इन 6 पनडुब्बियों के नाम हैं कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट 15B का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है आपका स्टील्थ विध्वंसक जहाज से। तो प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना के लिए 4 अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज बनाए गए हैं। स्टील्थ का मतलब है कि इन जहाज़ों का डिजाइन ऐसा है कि ये दुश्मन के रडार पर बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इन 4 जहाज़ों का नाम है INS विशाखापत्तनम, INS मुगाओ और INS इम्फाल और INS सूरत। अगला प्रश्न है आपका कि LCA तेजस क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हल्का लड़ाकू विमान। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पूरी तरह से भारत HAL द्वारा
डिजाइन किया गया और निर्मित एक 4.5 जनरेशन का हल्का लड़ाकू विमान है। यह अपनी श्रेणी में दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट्स में से एक है। यह पुरानी बिग 21 फ्लीट की जगह ले रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि AMCA भारत की किस पीढ़ी का भविष्य का लड़ाकू विमान है? तो सही उत्तर है आपका फिफ्थ। AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का 5वीं जनरेशन का आगामी लड़ाकू विमान है। 5वीं जनरेशन की सबसे बड़ी खासियत इसकी एडवांस स्टील्थ क्षमता है, यानी इसके हथियार शरीर के अंदर छिपे होंगे और यह रडार में बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसे DRDO और HAL मिलकर विकसित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया समूह AG किस पर नियंत्रण रखता है? तो सही उत्तर है आपका रसायन, केमिकल और जैविक हथियारों पर। ऑस्ट्रेलिया समूह 43 देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य खतरनाक रासायनिक और जैविक हथियारों के निर्माण में काम आने वाली सामग्री के निर्यात को रोकना है। भारत 2018 में इसका पूर्ण सदस्य बना था, जो भारत की साख को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है आपका कि MTCR कितनी दूरी से ज़्यादा मार करने वाली मिसाइलों की खरीद बिक्री रोकता है? तो सही उत्तर है आपका 300 किलोमीटर। MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम 35 देशों का समूह है जो बड़े रॉकेटों और मिसाइलों के प्रसार को रोकता है। ये उन मिसाइलों और ड्रोन्स की बिक्री पर रोक लगाता है जो 500 किलोग्राम से ज़्यादा का पेलोड लेकर 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जा सकते हैं। भारत 2016 में इसका सदस्य बना, जिसके बाद भारत ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ाने और अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने में सक्षम हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि NSG परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का गठन 1974 में किस घटना के बाद हुआ था? तो सही उत्तर है आपका भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के बाद। NSG न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का गठन मुख्य रूप से 1974 में भारत द्वारा किए गए स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 1 परमाणु परीक्षण की प्रक्रिया में हुआ था। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु सामग्री के निर्यात को सख्ती से कंट्रोल करना है। वर्तमान में इसमें 48 देश हैं। चीन के विरोध के कारण भारत अभी तक NSG का सदस्य नहीं बन पाया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में खतरनाक वस्तुओं के निर्यात को किस लिस्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए स्कोमेट। स्कोमेट स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज भारत सरकार की एक विशेष लिस्ट है। यह उन दोहरे उपयोग यानी कि डुअल यूज वाली वस्तुओं की सूची है जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यों के साथ साथ खतरनाक हथियार बनाने में भी हो सकता है। इस लिस्ट के तहत आने वाले किसी भी सामान को भारत से बाहर भेजने के लिए DGFT यानी कि वाणिज्य मंत्रालय से विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि रुस्तम 2 तपस क्या है? तो एक निगरानी ड्रोन है। रुस्तम 2 जिसे अब तपस BH-201 भी कहा जाता है, एक स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन है, UAV ड्रोन है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ड्रोन है। इसका मुख्य काम 30,000 फीट की ऊंचाई से लगातार 24 घंटे तक दुश्मन की सीमाओं की जासूसी और निगरानी करना है। अगला प्रश्न है आपका कि घातक क्या है? लड़ाकू ड्रोन है UCAV। घातक भारत का एक अति आधुनिक UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जिसे DRDO ने विकसित कर रहा है। ये केवल निगरानी नहीं करेगा बल्कि इसमें स्टील्थ रडार से छिपने की क्षमता होगी और यह दुश्मन के क्षेत्र में अंदर घुसकर बम और मिसाइलें गिराने में सक्षम होगा। इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग जैसा है, इसमें पूंछ नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि दृष्टि 10 ड्रोन किस कंपनी द्वारा नौसेना के लिए बनाया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अडानी डिफेंस। दृष्टि 10 भारत का पहला स्वदेशी ऑल वेदर सभी मौसम में उड़ने वाला ड्रोन है। इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा इजराइल के सहयोग से हैदराबाद में निर्मित किया गया है। हाल ही में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है जो 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि ड्रोन नियमों के अनुसार ग्रीन जोन में कितनी ऊंचाई तक छोटे ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति नहीं चाहिए? तो सही उत्तर है आपका 400 फीट। भारत के ड्रोन नियम 2021 के अनुसार हवाई क्षेत्र को ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन सुरक्षित क्षेत्र में 400 फीट यानी कि 120 मीटर की ऊंचाई तक माइक्रो और नैनो ड्रोन उड़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हवाई अड्डों और सैन्य क्षेत्रों के पास रेड जोन होता है जहां ड्रोन उड़ाना सख्त मना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में यूरेनियम कम है लेकिन
केरल की रेत में किस रेडियोधर्मी पदार्थ की प्रचुरता है? तो सही उत्तर है आपका थोरियम। भारत के पास यूरेनियम परमाणु ईंधन का भंडार सीमित है, लेकिन भारत थोरियम के भंडार में दुनिया में नंबर 1 है। थोरियम मुख्य रूप से केरल के तटों पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत, काली रेत में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य इसी थोरियम का उपयोग करके असीमित बिजली बनाना है। अगला प्रश्न है आपका कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें किसकी बनी होती हैं? तो ये कैडमियम या बोरान की बनी होती हैं। परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण में रखने के लिए कंट्रोल रॉड्स का उपयोग किया जाता है ताकि विस्फोट ना हो। ये छड़ें कैडमियम या बोरान जैसी धातुओं की बनी होती हैं। इन धातुओं में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को भारी मात्रा में सोखने की अद्भुत क्षमता होती है, जिससे रिएक्शन धीमा हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की अपने टोकोमक संलयन मशीन का नाम क्या है? तो सही उत्तर है आपका आदित्य। टोकोमक एक ऐसी डोनेट आकार की मशीन है जिसमें सूर्य की तरह नाभिकीय संलयन कराया जाता है, प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड में रोककर। भारत के पहले स्वदेशी टोकामक रिएक्टर का नाम आदित्य है। इसे 1989 में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आईपीआर गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है? तो पानी को सोलर या पवन बिजली इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़कर। हाइड्रोजन भविष्य का बेहतर और स्वच्छ ईंधन है, लेकिन इसके बनने के तरीके आधार पर इसे रंग दिए गए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे शुद्ध रूप है। इसमें H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली बिजली नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से आती है, इसलिए इसे जीरो कार्बन प्रदूषण होता है, और जीरो कार्बन प्रदूषण होगा तभी ये ग्रीन हाइड्रोजन की श्रेणी में आएगी। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लू हाइड्रोजन में निकलने वाला कार्बन का क्या किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है। ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन दोनों प्राकृतिक गैस मीथेन CH4 से बनाई जाती हैं। ग्रे हाइड्रोजन बनाते समय निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हवा में छोड़ दिया जाता है, जो प्रदूषण करता है, लेकिन ब्लू हाइड्रोजन बनाते समय निकलने वाली CO2 को कार्बन कैप्चर तकनीकी से कैद करके जमीन के गहरे गड्ढों में स्टोर कर दिया जाता है, जिससे प्रदूषण हवा में नहीं जाता। अगला प्रश्न है आपका कि 3G यानी कि थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल किससे बनाया जाता है? तो पानी में उगने वाले शैवालों से। बंजी बायोफ्यूल जो फ्यूल है वो खाद्य फसलों गन्ना मक्का से बनता है, इससे खाने की कमी का डर रहता है। 2G बायोफ्यूल कृषि कचरे पराली सूखी घास से बनता है, और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जलीय शैवाल काई से बनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह खेती की ज़मीन नहीं घेरता और गंदे पानी में भी उग सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि SMR का पूर्ण रूप क्या है जो परमाणु ऊर्जा का भविष्य माने जा रहे हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये पारंपरिक विशाल परमाणु बिजली घरों के विपरीत छोटे 300 मेगावाट क्षमता तक और सुरक्षित रिएक्टर होते हैं। इन्हें फैक्ट्री में एक मॉड्यूल की तरह बनाकर ट्रेन या ट्रक से सीधे उस जगह ले जाया जा सकता है जहां बिजली की जरूरत है। भारत सरकार 2024 के बजट से इन्हें भारी बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना किन देशों ने मिलकर की? तो सही उत्तर है आपका भारत, अमेरिका और ब्राजील। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसे सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके 3 संस्थापक और प्रमुख सदस्य भारत, अमेरिका और ब्राजील हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े इथेनॉल उत्पादक भी हैं। इसका उद्देश्य पेट्रोल डीजल की जगह बायोफ्यूल जैसे इथेनॉल बायोगैस के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि नैनो स्केल का आकार कितना होता है? तो ये होता है 1 से लेकर 100 नैनोमीटर। विज्ञान की भाषा में नैनो स्केल का अर्थ है 1 नैनोमीटर में से 100 नैनोमीटर के बीच का आकार। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है, 10 की पावर 9। ये इतना छोटा होता है, -9 है 10 की पावर। ये इतना छोटा होता है कि इंसान के सिर का एक बाल लगभग 80,000 नैनोमीटर मोटा होता है। इस स्तर पर पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण, रंग, मजबूती जादुई रूप से बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये केरल कोची में खोला गया है। यह केंद्र भारत सरकार, टाटा स्टील और केरल सरकार का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। यहाँ ग्राफीन यानी कि कार्बन का एक परमाणु मोटा स्टील से 200 गुना मजबूत जादुई पदार्थ है पर अनुसंधान और नए उत्पाद विकसित किए जाएंगे। तो जो ग्राफीन है वो कार्बन होता है
और स्टील से 200 गुना मजबूत होता है ये। CNT कार्बन नैनो ट्यूब का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है। बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती हैं सेना के जवानों के लिए, उनके लिए प्रयोग होता है। कार्बन नैनो ट्यूब ग्राफीन की चादर को गोल पाइप ट्यूब की तरह मोड़कर बनाए जाते हैं। ये वजन में बेहद हल्के लेकिन स्टील से 100 गुना अधिक मजबूत होते हैं। अपनी इस असाधारण मजबूती और हल्केपन के कारण इनका उपयोग सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और विमान स्पेसक्राफ्ट का मजबूत ढांचा फाइबर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से कहाँ होता है, जिसके लिए 2023 में नोबेल मिला? तो टीवी स्क्रीन में। क्वांटम डॉट्स अर्धचालक के बेहद छोटे नैनो कण होते हैं। इनकी खासियत यह है कि इनका रंग इनके आकार पर निर्भर करता है। छोटे कण नीला रंग, बड़ा कण लाल रंग देता है। इस अद्भुत गुण के कारण इनका उपयोग आधुनिक QLED टीवी स्क्रीन और LED लैंप में बिल्कुल सटीक और चमकीले रंग पैदा करने के लिए किया जाता है। 2023 का रसायन नोबेल इसी खोज के लिए मिला था। अगला प्रश्न है आपका कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी तकनीकी का मुख्य लाभ क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। दवा सिर्फ बीमारी वाली जो जगह है जैसे कैंसर पर जाकर असर करती है, तो इससे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी नैनो मेडिसिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसमें कैंसर की तेज दवा को एक नैनो कैप्सूल में बंद करके शरीर में डाला जाता है। यह नैनो कैप्सूल केवल शरीर की बीमारी कैंसर वाली कोशिका की पहचान करके उसी पर फटता है, जिससे शरीर के बाकी स्वस्थ अंगों जैसे बाल, पेट को कोई साइड इफेक्ट का नुकसान नहीं पहुंचता है। अगला प्रश्न है आपका कि रेड लाइन कैंपेन का संबंध किस चीज से है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल को रोकना। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या से लड़ने के लिए रेड लाइन कैंपेन चलाया है। इसके तहत उन सभी एंटीबायोटिक दवाओं के पत्तों पर एक खड़ी लाल रंग की पट्टी बनाई जाती है जिन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना मेडिकल स्टोर से सीधे नहीं खरीदा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायन क्या होते हैं? तो ये सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, संक्रामक प्रोटीन। प्रायन जीव विज्ञान के सबसे अजीब और खतरनाक संक्रामक एजेंट हैं। ये ना बैक्टीरिया हैं और ना वायरस। ये पूरी तरह से केवल मुड़े हुए संक्रामक प्रोटीन होते हैं जिनमें कोई अपना DNA या RNA नहीं होता है। ये इंसान और जानवरों के दिमाग पर हमला करके उसे स्पंज की तरह सड़ा देते हैं। गायों में मैड काउ रोग प्रायन के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है आपका कि वायराइड किन जीवों को बीमार करते हैं? तो सही उत्तर है आपका केवल पौधों को। वायराइड वायरस से भी छोटे और सरल होते हैं। इनमें वायरस की तरह बाहर कोई प्रोटीन का कवर नहीं होता है। यह स्वतंत्र रूप से घूमने वाले RNA के छोटे और नंगे टुकड़े होते हैं। वायराइड कभी भी इंसानों या जानवरों को संक्रमित नहीं करते। ये मुख्य रूप से केवल पौधों में भी गंभीर बीमारियों जैसे आलू का स्पिंडल ट्यूबर रोग फैलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अच्छे बैक्टीरिया जैसे दही में जो पेट ठीक करते हैं। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का कंटेंट है। प्रोबायोटिक्स जीवित और अच्छे सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और खमीर होते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये भोजन को पचाने, गैस कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। दही, याकुल्ट और प्रोबायोटिक्स के सबसे अच्छे और प्राकृतिक उदाहरण हैं। इनमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। अगला प्रश्न है आपका कि राइजोबियम और एजोला का मुख्य काम क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधों को देना, जैसे जैविक खाद। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो दलहनी फसलों चना मटर की जड़ों में गांठ बनाकर रहता है। एजोला एक जलीय फर्न है जो धान के खेतों में उगता है। ये दोनों बेहतरीन बायो फर्टिलाइजर जैविक खाद बनाते हैं। ये हवा की मुक्त नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में फिक्स कर देते हैं, जिससे पौधों को प्राकृतिक यूरिया मिल जाता है और पैदावार बढ़ती है। अगला प्रश्न है आपका कि बीटी यानी कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस प्राकृतिक रूप से क्या बनाता है? तो कीड़ों को मारने वाला जहर क्राइप्रोटीन। बीटी जो यह है बैसिलस थुरिंजिएंसिस मिट्टी में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया अपने बचाव के लिए प्राकृतिक रूप से एक खास जहर बनाता है जिसे क्राइप्रोटीन कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी बैक्टीरिया का जीन निकालकर बीटी कपास में डाल दिया। जब कोई कीड़ा जैसे वॉलवर्म इस कपास का पत्ती खाता है तो यह जहर उसके पेट में जाकर उसे मार देता है।
अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल में बैक्टीरिया क्या करते हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सीवर के कचरे को खाकर सीधे बिजली बिजली पैदा करते हैं। माइक्रोबियल फ्यूल सेल एक बहुत ही आधुनिक पर्यावरण अनुकूल तकनीकी है। इसमें विशेष प्रकार बैक्टीरिया जैसे जियोबैक्टर का उपयोग किया जाता है। यह बैक्टीरिया सीवर के गंदे पानी या जैविक कचरे को खाते हैं। इस कचरे को पचाने की प्रक्रिया के दौरान ये बैक्टीरिया सीधे इलेक्ट्रॉन बिजली इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते हैं, यानी यह कचरा साफ करने के साथ साथ मुफ्त बिजली भी बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बैक्टीरिया की बाहरी दीवार किसकी बनी होती है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीव विज्ञान में अलग अलग जीवों की बाहरी सुरक्षा दीवार सेल वाल अलग अलग पदार्थों से बनती है। बैक्टीरिया की कोशिका दीवार मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन, चीनी और अमीनो एसिड का जाला की बनी होती है। पौधों की दीवार सेलुलोज और फंगस कवक की दीवार काइटिन की बनी होती है। इंसानों जानवरों की कोशिकाओं में सेल वाल होती ही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि प्लाज्मिड क्या है। तो प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा गोल डीएनए है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक अतिरिक्त छोटा और गोल आकार का डीएनए होता है। यह मुख्य क्रोमोसोम से अलग होता है। प्लाज्मिड में खुद की कॉपी बनाने की क्षमता होती है। इसी प्लाज्मिड के कारण बैक्टीरिया में दवाओं के बचने की ताकत आती है। बायोटेक्नोलॉजी में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग एक वाहन के रूप में होता है, जिससे किसी दूसरे जीव का जीन बैक्टीरिया के अंदर डाला जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि वायरस के डीएनए आरएनए के ऊपर किस प्रोटीन का कवर होता है। तो सही उत्तर है आपका कैप्सिड। वायरस एक बहुत ही सरल जीव है। इसके केंद्र में केवल इसका जेनेटिक कोड होता है। इस डीएनए आरएनए को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर प्रोटीन का एक मजबूत सुरक्षा कवच होता है, जिसे कैप्सिड कहा जाता है। कुछ खतरनाक वायरसों जैसे कोरोना और एचआईवी में इस कैप्सिड के बाहर एक और लिपिड एनवलप चर्बी की परत होती है, जिसे साबुन आसानी से गला देता है, इसलिए हाथ धोना प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एचआईवी एड्स का वायरस शरीर की किन कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो यह हेल्पर टी सेल्स CD4 को नष्ट करता है। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सीधा हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र पर हमला करता है। जो हमारा सुरक्षा तंत्र है वो कमांडर की तरह काम करता है। यह श्वेत रक्त कणिकाओं WBC की एक विशेष प्रकार हेल्पर टी सेल्स या CD4 सेल्स के अंदर घुसकर उन्हें नष्ट कर देता है। जब शरीर में CD4 कोशिकाओं की संख्या बहुत कम 200 से नीचे हो जाती है, तो शरीर छोटी सी बीमारी से भी नहीं लड़ पाता। इस स्थिति को एड्स कहते हैं। STIP 2020 का अंतिम लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को दुनिया की टॉप 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों में शामिल करना है। यह प्रश्न है आपका अगला, और सही उत्तर है आपका 2030। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का ड्राफ्ट 2020 के अंत में लाया गया था। इसका सबसे प्रमुख और अंतिम लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक भारत को विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान क्षेत्र में दुनिया के टॉप 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों अमेरिका और चीन के साथ में शामिल किया जाए। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सरकारी और प्राइवेट निवेश को भारी मात्रा में बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर का आम भाषा में क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है आपका सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वारफेयर। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर आधुनिक सेनाओं की लड़ने की एक नई तकनीकी रणनीति है, जिसे सूचना युद्ध भी कहा जाता है। इसमें मैदान में लड़ रहा सैनिक, आसमान में उड़ रहा ड्रोन, समुद्र में पनडुब्बी और कमांडर सेंटर सभी एक सुरक्षित सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क से लाइव जुड़े रहते हैं। इससे सेना के सभी अंगों को दुश्मन की सटीक और रियल टाइम उसी सेकंड जानकारी डेटा मिलती है, जिससे हमला बहुत तेज और अचूक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर कौन सा था जिसे CSIR ने बनाया था। तो सही उत्तर है आपका सी, स्वराज। आज़ादी के बाद भारत भारी कृषि उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर था। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने मेहनत करके भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी ट्रैक्टर स्वराज विकसित किया था। इस ट्रैक्टर ने पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, आधार, UPI और डिजिलॉकर। डिजिटल
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे इंडिया स्टैक भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसकी तीन मुख्य आधार हैं। एक तो पहचान जो आधार से है, दूसरा है पेमेंट यूपीआई और तीसरा है सुरक्षित डेटा शेयरिंग यानी कि डिजी लॉकर। इस डीपीआई के कारण ही भारत आज दुनिया में सबसे तेज और सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न है आपका कि इनकोस्पार समिति का गठन किस वर्ष किया गया था जो बाद में इसरो बनी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई थी, जब पंडित नेहरू और डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से इनकोस्पार इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया हुआ था। शुरुआत में यह समिति परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई के अधीन काम करती थी। यही इनकोस्पार बाद में 15 अगस्त 1969 को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रूप में पूर्ण संस्था बन गई। अगला प्रश्न है आपका कि रोहिणी भारत का पहला उपग्रह था जिसे स्वदेशी रॉकेट से भेजा गया था। इस रॉकेट का नाम क्या था? तो सही उत्तर है आपका SLV-3। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 था, लेकिन उसे रूस के रॉकेट से भेजा गया। 18 जुलाई 1980 को रोहिणी RS-1 उपग्रह को भारत के अपने स्वदेशी रॉकेट SLV-3 द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पहली बड़ी सफलता थी, जिसने भारत को अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाले देशों के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि इसरो का LPSC केंद्र, जहां तरल, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन बनते हैं, कहां स्थित है? तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। LPSC यानी कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम बलियामाला केरल में स्थित है। इसकी एक शाखा बेंगलुरु में भी है। यहाँ इसरो के रॉकेटों के लिए अत्यधिक जटिल और शक्तिशाली तरल इंजन जैसे विकास इंजन और अति ठंडे क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का डिजाइन और निर्माण किया जाता है। LBM-3 बाहुबली रॉकेट की ताकत इसी केंद्र के क्रायोजेनिक इंजन से आती है। अगला प्रश्न है आपका कि इसरो की वह कौन सी संस्था शाखा है जो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की मदद करती है? तो सही उत्तर है आपका इन स्पेस। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है। प्राइवेट स्टार्टअप्स जैसे स्काई रूट, अग्निकुल को इसरो की लैब, लॉन्च पैड और तकनीकी इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर नामक नई नोडल एजेंसी बनाई गई है। इन स्पेस का मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC, जहां उपग्रहों के रडार और कैमरे बनते हैं, कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपका अहमदाबाद में। जब कोई उपग्रह बेंगलुरु UPRSC में बनता है तो उस उपग्रह का मुख्य काम करने वाला उपकरण, पेलोड जैसे शक्तिशाली कैमरे, रडार और संचार ट्रांसपोंडर यहीं SAC अहमदाबाद में बनाए जाते हैं। चंद्रयान के कैमरे और मंगलयान के सेंसर इसी केंद्र की देन है। अगला प्रश्न है आपका कि गगनयान मिशन इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले के लिए तैयार किए गए सुरक्षित रॉकेट को क्या नाम दिया गया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी HLB-M3। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के लिए इसरो अपने सबसे भारी रॉकेट LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का उपयोग कर रहा है। चूंकि इसमें इंसान जाएंगे, इसलिए रॉकेट को 100% सुरक्षित और ह्यूमन रेटेड बनाया गया है। इस विशेष सुरक्षित रॉकेट को HLBM-3 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो यह है निर्भय। ब्रह्मोस एक बेहतरीन क्रूज मिसाइल है, लेकिन वह रूस की मदद से बनी है। निर्भय भारत DRDO द्वारा विकसित देश की पहली पूरी तरह से स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और ट्री टॉप, पेड़ों के ठीक ऊपर ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे इसे रडार को से पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में मुख्य अंतर क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। क्रूज मिसाइल हवाई जहाज की तरह उड़कर सीधा निशाना लगाती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल पत्थर की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे गिरती है। अगला प्रश्न है, आप इसका पहले डिटेल देख लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि रॉकेट की तरह सीधे अंतरिक्ष वायुमंडल के बाहर में जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पत्थर की तरह एक तय रास्ते से टारगेट पर नीचे गिरती है। इसे रोकना आसान होता है। क्रूज मिसाइल जैसे ब्रह्मोस एक मानव रहित लड़ाकू विमान की तरह काम करती है। यह हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, पहाड़ों के बीच छिपकर उड़ सकती है और सीधे जाकर टारगेट से टकराती है।
अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना के लिए क्या बनाया जा रहा है? तो सही उत्तर है आपका स्टील्थ फ्रिगेट जहाज। प्रोजेक्ट 17A अल्फा, ए का मतलब अल्फा है, भारतीय नौसेना का एक प्रमुख रक्षा निर्माण कार्यक्रम है। इसके तहत नौसेना के लिए 7 अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट लड़के लड़ाकू जहाज बनाए जा रहे हैं। इन जहाज़ों का नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं, जैसे आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, बिंदगिरी और महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है आपका कि वासेनार व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया समूह और एमटीसीआर में से भारत किसका सदस्य है? तो सही उत्तर है आपका तीनों का है। वैश्विक हथियार और तकनीकी नियंत्रण के 4 प्रमुख समूह हैं, एमटीसीआर, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह और एनएसजी। भारत एनएसजी का हिस्सा नहीं है क्योंकि 3 बार वीटो लगाकर चीन ने भारत का रास्ता रोका है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रीबायोटिक्स वास्तव में क्या होते हैं? तो सही उत्तर है आपका फाइबर वाला खाना जिसे अच्छे बैक्टीरिया खाते हैं। पेट के लिए 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वे जीवित अच्छे बैक्टीरिया हैं जैसे दही में जो हमारे पाचन तंत्र में रहते हैं, और प्रीबायोटिक्स विशेष प्रकार का फाइबर युक्त भोजन है जैसे केला, लहसुन, सेब, ये जिसे इंसान नहीं पचा सकता, बल्कि यह हमारे पेट में रहने वाले उन अच्छे बैक्टीरियाओं का भोजन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि तेल रिसाव ऑयल स्पिल को साफ करने के लिए ऑयल जैपर बैक्टीरिया का मिश्रण किस संस्था ने बनाया है? तो यह बनाया है टेरी ने। जब समुद्र मालवाहक जहाज़ों से कच्चा तेल गिर जाता है तो ऑयल स्पिल, तो वह समुद्र की सतह पर फैलकर समुद्री जीवों को मार देता है। इस प्रदूषण को साफ करने के लिए टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट दिल्ली ने ऑयल जैपर नामक 5 बैक्टीरिया का एक विशेष मिश्रण तैयार किया है। यह बैक्टीरिया समुद्र में फैले हुए हाइड्रोकार्बन तेल को खाकर उसे नुकसान रहित पानी और CO2 में बदल देते हैं। इसे बायोरेमेडिएशन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वायरस विषाणु की जीव विज्ञान में क्या माना जाता है? तो इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस को विज्ञान में सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब वायरस किसी शरीर, इंसान, जानवर या पौधे के बाहर हवा या सतह पर होता है तो यह एक मृत धूल का कण के समान होता है, निर्जीव होता है। लेकिन जैसे ही वह किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो वह उसकी मशीनरी पर कब्जा करके प्रजनन करने लगता है और वह सजीव की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एथलीट फूट बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? तो सही उत्तर है आपका कवक यानी कि फंगस। एथलीट फूट त्वचा की एक आम और संक्रामक बीमारी है जो पैरों की उंगलियों के बीच होती है जहां पसीना रुकता है। यह बीमारी टीनिया नामक कवक फंगस के संक्रमण से होती है। अन्य प्रमुख फंगल बीमारियों की अगर बात की जाए तो दाद है, रिंगवॉर्म, खाज है, स्कैबीज और ब्लैक फंगस। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर में बीमारियों से लड़ने वाली एंटीबॉडी वाई आकार का सुरक्षा प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो सही उत्तर है आपका बी कोशिकाएं। जब कोई बाहरी वायरस या बैक्टीरिया एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा सुरक्षा तंत्र उसे मारने के लिए एंटीबॉडी नामक बाई आकार के विशेष प्रोटीन बनाता है। ये एंटीबॉडी श्वेत रक्त कणिकाओं WBC के विशेष आकार बी लिम्फोसाइट्स या बी कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। वैक्सीन टीका का मुख्य काम शरीर को इन्हें एंटीबॉडीज का निर्माण करना सिखाना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए को सटीक जगह से काटने के लिए आणविक कैंची किसे कहा जाता है? तो इसे प्रतिबंधन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में वैज्ञानिकों को डीएनए के एक लंबे धागे में से किसी खास जीन को काटकर निकालने की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ये एंजाइम डीएनए को बिल्कुल विशिष्ट और सटीक जगह पर काटते हैं, इसलिए इन्हें विज्ञान की भाषा में आणविक कैंची कहा जाता है। जोड़ने वाले एंजाइम को लाइगेज कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि टीबी क्षय रोग के इलाज में दी जाने वाली मशहूर दवा कौन सी है जो एक बैक्टीरिया से ही बनती है? तो सही उत्तर है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी एक जानलेवा बैक्टीरियल बीमारी है। इसके इलाज के लिए दी जाने वाली सबसे प्रसिद्ध एंटीबायोटिक दवाओं में से एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। दिलचस्प बात है कि यह दवा स्वयं एक अन्य बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से प्राप्त की जाती है। यह पेनिसिलिन की बाद खोजी गई दूसरी बड़ी एंटीबायोटिक थी। अगला प्रश्न है आपका कि समुद्र से तेल साफ करने के लिए ऑयल ईटिंग बग की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने की थी? तो सही उत्तर है आपका डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने।
समुद्र में फैले कच्चे तेल को खाने वाले बैक्टीरिया स्यूडोमोनास पुटिडा, जिसे सुपरबग भी कहा जाता है, को एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया था। उनका नाम डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती था। इस जीवित जीवाणु पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में उन्हें पहला ऐतिहासिक बायोलॉजिकल पेटेंट प्रदान किया था। अगला प्रश्न है आपका कि पहाड़ों और खदानों से तांबा और सोना निकालने के लिए बैक्टीरिया जैसे थियोबैसिलस का उपयोग क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है आपका बायो माइनिंग। खदानों से मूल्यवान धातुएं जैसे तांबा, यूरेनियम और सोना निकालने के लिए पारंपरिक तरीके बहुत महंगे और प्रदूषणकारी होते हैं। आधुनिक विज्ञान में कुछ विशेष बैक्टीरिया और फंगस का उपयोग किया जाता है जो चट्टानों को घोलकर उनमें से धातु को अलग कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों की मदद से इस प्रकार धातु निकालने की पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया को बायो माइनिंग या बायो लिंचिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि टीबी की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका मॉन्टॉक्स टेस्ट। टीबी क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। शरीर में इसके संक्रमण की जांच के लिए त्वचा पर मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाता है। इसे पीपीडी टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में बाहां की त्वचा के नीचे थोड़ा सा ट्यूबरकुलिन लिक्विड डाला जाता है। यदि वहां सूजन आ जाए तो इसका मतलब है कि व्यक्ति टीबी के संपर्क में आ चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी हैंसन रोग जिसे कहते हैं, एक गंभीर बैक्टीरियल बीमारी है जो त्वचा और नसों को शून्य कर देती है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इसके लिए इलाज के लिए मुफ्त में मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है, जो 3 एंटीबायोटिक दवाओं रिफैप्सिन, डेप्सोन और क्लोफाजीमाइन का एक कोर्स है। अगला प्रश्न है आपका कि एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट। यह टेस्ट खून में HIV के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज को पकड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि पोलियो की वैक्सीन इंजेक्शन वाले की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर है आपका ए, जोनास साल्क ने। पोलियो एक घातक वायरल बीमारी है जो बच्चों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर सकती है। इसकी वैक्सीन के 2 प्रकार हैं। सबसे पहले 1955 में डॉक्टर जोनास साल्क ने मृत वायरस से इंजेक्शन वाली पोलियो वैक्सीन बनाई थी। बाद में 1961 में डॉक्टर अल्बर्ट साविन ने जीवित लेकिन कमजोर वायरस से 2 बूंद ओरल मुंह से पानी वाली OPV वैक्सीन खोजी, जिसका उपयोग पल्स पोलियो अभियान में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा वायरस एक बहुत ही खतरनाक DNA वायरस है जो लीवर यकृत में सूजन पैदा करता है? सही उत्तर है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिससे लीवर यकृत में भारी सूजन, पीलिया, सिरोसिस और लीवर कैंसर हो सकता है। ज़्यादातर खतरनाक वायरस जैसे HIV, कोरोना, रेबीज, डेंगू RNA वायरस होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी का वायरस एक जटिल DNA वायरस है। ये खून और शारीरिक तरल पदार्थों, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई से फैलता है। इसकी वैक्सीन बच्चों को जन्म से तुरंत बाद दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए का क्या नाम है? तो सही उत्तर है आपका NextCAR-19। NextCAR-19 भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल द्वारा विकसित की गई CAR-T सेल थेरेपी है। इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2024 में देश को समर्पित किया गया था। ये रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के इलाज में एक चमत्कार है और विदेशों में 4 करोड़ रुपए में मिलने वाला इलाज भारत में केवल 40 लाख रुपए में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि टोटिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं क्या कर सकती हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एक संपूर्ण इंसान पूरा शरीर बना सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं शरीर की मास्टर कोशिकाएं होती हैं। इनकी क्षमता के आधार पर इन्हें बांटा जाता है। टोटिपोटेंट सबसे शक्तिशाली स्टेम कोशिकाएं हैं जो निषेचन के ठीक बाद भ्रूण के पहले कुछ दिनों में बनती हैं। इन कोशिकाओं में एक संपूर्ण इंसान पूरा शरीर और गर्भनाल दोनों बनाने की पूरी क्षमता होती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी कोशिकाओं की यह जादुई ताकत खत्म हो जाती है, मल्टीपोटेंट बन जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि DMH11 क्या है? तो सही उत्तर है इसका दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई GM सरसों। DMH11
धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक पेंटल और उनकी टीम द्वारा विकसित एक जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम सरसों की किस्म है। इसमें वार्नेस और बारस्टार नामक जीन डाले गए हैं, जिससे इसकी पैदावार सामान्य सरसों से लगभग 28% अधिक होती है। भारत सरकार ने इसे पर्यावरण में रिलीज करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन यह अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगला प्रश्न है आपका कि पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े को मारने के लिए उसके एमआरएनए को ब्लॉक करने की तकनीकी क्या कहलाती है? तो कहलाती है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस आरएनएआई बायोटेक्नोलॉजी की एक अत्यंत उन्नत और नोबेल पुरस्कार विजेता तकनीकी है। इसे जीन साइलेंसिंग भी कहा जाता है। इसमें जब कोई हानिकारक कीड़ा पौधे को खाता है तो यह तकनीकी उस कीड़े के शरीर में जाकर उसके जीवित रहने की जरूरी एमआरएनए जो प्रोटीन बनाता है उसे ब्लॉक कर देती है। प्रोटीन न बन पाने के कारण कीड़ा तड़प कर मर जाता है। तंबाकू के पौधों को नेमाटोड कीड़े से बचाने के लिए इसका उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि किसी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट जैसे कोका कोला की रेसिपी को भारत में कैसे सुरक्षित रखा जाता है? तो सही उत्तर है आपका एग्रीमेंट द्वारा। ट्रेड सीक्रेट किसी कंपनी की वह गुप्त व्यापारिक जानकारी जैसे केएफसी का मसाला, कोका कोला की रेसिपी या गूगल का सर्च एल्गोरिथम है जो उसे दूसरों से आगे रखती है। भारत के ट्रेड सीक्रेट को सुरक्षित करने के लिए पेटेंट जैसा कोई विशेष कानून नहीं है, क्योंकि पेटेंट में 20 साल बाद जानकारी दुनिया को बतानी पड़ती है। इसे कंपनियां अपने कर्मचारियों के साथ एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट सख्त अनुबंध साइन करके और अनुबंध कानून 1872 के तहत ही गुप्त रखती है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी नए आविष्कार का पेटेंट भारत में अधिकतम कितने वर्षों के लिए मिलता है? तो 20 वर्षों के लिए। पेटेंट किसी वैज्ञानिक या कंपनी को उसके नए और उपयोगी आविष्कार, आइडिया, मशीन दबा पर दिया जाने वाला एक कानूनी एकाधिकार है। भारत में भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार पेटेंट अधिकतम 20 वर्षों के लिए ही दिया जा सकता है फाइलिंग की तारीख से। 20 वर्ष पूरे होने के बाद यह तकनीकी पब्लिक डोमेन में आ जाती है और फिर कोई भी व्यक्ति या कंपनी उसका उपयोग करके निर्माण कार्य कर सकती है, जैसे जेनरिक दवाइयां आती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 को कौन सा मंत्रालय विभाग संभालता है? तो सही उत्तर है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारत ने 2016 में रचनात्मक भारत, अभिनव भारत, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया के नारे के साथ अपनी पहली राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू की है। भारत में आईपीआर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग आदि से जुड़े सभी मामले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन डीपीआईआईटी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा संभाले जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बीपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका जिनेवा में। बीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र यूएन की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्य काम पूरी दुनिया में बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का संरक्षण करना और नियमों में तालमेल बिठाना है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी जारी करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के नए डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत यदि कोई कंपनी यूजर का डेटा लीक करती है तो उस पर अधिकतम कितना जुर्माना लग सकता है? तो सही उत्तर है आपका 250 करोड़। डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत भारत का पहला व्यापक डेटा प्राइवेसी कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी केस निजता के अधिकार के बाद लाया गया। इस कानून के तहत यदि कोई कंपनी लोगों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने में विफल रहती है या डेटा लीक होता है तो उस कंपनी पर अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इस एक्ट में बच्चों 18 वर्ष से कम के डेटा को उपयोग के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि काल्पी हस्त निर्मित हाथ से बना कागज जिसे जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका बी, जालौन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित काल्पी शहर को अपनी सदियों पुराने हस्त निर्मित कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस कला को मुगलों के समय से यहाँ पेश किया गया था। इस कागज का उपयोग अक्सर पुराने दस्तावेजों और कलाकृतियों में होता है। इसकी विशेषता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को किस वस्तु का जीआई टैग प्राप्त है? तो सही उत्तर है आपका चुनार बलुआ पत्थर को। मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र में मिलने वाले विशेष गुलाबी लाल पत्थर को चुनार बलुआ पत्थर को कहा जाता है और इसे जीआई टैग मिला है।
इस पत्थर की नक्काशी और मजबूती बहुत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से सम्राट अशोक के प्रसिद्ध स्तंभ और वाराणसी के घाट इसी चुनार बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आईसीएमआर की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष हुई थी, जिसे बाद में 1949 में नया नाम मिला? तो सही उत्तर है आपका 1911 में। भारत में चिकित्सा अनुसंधान की सबसे बड़ी संस्था आईसीएमआर है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका स्थापना मूल रूप से ब्रिटिश काल में आईआरएफए इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से हुई थी। आज़ादी के बाद 1949 में इसका नाम बदलकर आईसीएमआर कर दिया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान कोवैक्सीन के विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है आपका कि इस्कोमेट लिस्ट क्या है? तो सही उत्तर है आपका भारत से खतरनाक हथियारों, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात को नियंत्रित करने वाली सूची। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कृषि अनुसंधान आईसीआर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसने देश में हरित क्रांति का नेतृत्व किया? तो सही उत्तर है आपका 1929 में। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसके पहले सचिव कौन थे? तो इसके पहले सचिव थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत के परमाणु कार्यक्रम को तेज करने के लिए 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया था। यह विभाग किसी मंत्री के अधीन नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। महान दूरदर्शी वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इस विभाग के पहले सचिव थे, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है आपका मुंबई में। यह ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसका पूरा नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है आपका कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त को किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1969 में। पहले इसका नाम इनकोस्पार था। एक ये समिति थी जो पंडित नेहरू ने गठित की थी। अगला प्रश्न है आपका कि अरिदमन पनडुब्बी समुद्र के अंदर से K4 मिसाइलें दाग सकती है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता कितनी है, रेंज कितनी है? तो 3500 किलोमीटर है। INS अरिदमन S4 भारत की नवीनतम परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है। यह समुद्र के गहरे पानी में छिपे रहकर दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके मुख्य हथियार K4 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। DRDO द्वारा विकसित K4 मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर है, जो दुश्मन के बड़े शहरों को समुद्र से ही निशाना बना सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि किस नीति के तहत ब्रेन ड्रेन प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का विदेश जाना को ब्रेन गेन में बदलने का लक्ष्य रखा गया था? तो सही उत्तर है आपका विज्ञान और नवाचार नीति 2013 में। अगला प्रश्न है आपका कि परम 8000 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया था? तो सीडैक ने किया था। 1980 के दशक में जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर क्रय देने से मना कर दिया, तो भारत ने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाने का फैसला किया। डॉक्टर विजय पी भटकर के नेतृत्व में सीडैक ने 1991 में भारत का अपना पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 सफलतापूर्वक बनाकर दुनिया को चौंका दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि रुकमणी GSAT-7 और एंग्री बर्ड GSAT-7A क्या है? तो ये सेना के विशेष संचार उपग्रह हैं। GSAT-7 रुकमणी ये 2013 में लॉन्च किया गया था और ये विशेष रूप से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को सुरक्षित संचार प्रदान करता है। और GSAT-7A एंग्री बर्ड ये 2018 में लॉन्च किया गया और ये विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के विमानों और ड्रोनों के बीच संपर्क स्थापित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि जीवाणुओं बैक्टीरिया में एक दूसरे के साथ DNA शेयर करने की प्रक्रिया जैसे पिलाई ट्यूब से जुड़कर क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, लेकिन वे आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसमें एक डोनर बैक्टीरिया अपने शरीर से एक धागे जैसी ट्यूब पिलाई निकालकर दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ता है और अपनी प्लाज्मिड की कॉपी उसमें भेज देता है। एंटीबायोटिक दवाओं से बचने की ताकत, सुपर बनाने की क्षमता बैक्टीरियाओं के एक दूसरे को इसी कॉन्जुगेशन प्रक्रिया के माध्यम से सिखाते हैं। तो ये रहा आज का आपका कंटेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित था। बहुत सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया था पूरी थ्योरी के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसे लगा। कंटेंट पर ध्यान दीजिए, समय
और कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, कम समय में ज़्यादा चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो इसी प्रकार से आपको पढ़नी होंगी। बहुत सारे टीचर आपको 4 घंटे में 5 घंटे में यही कंटेंट करवाएंगे और फिर आपको दिक्कत होती है कि बहुत टाइम चला गया, आधे टाइम टीचर कमेंट ही पढ़ते रहते हैं। ऐसा वैसा करके आप अपना समय मत जाया करिए, बहुत कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम में। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेखपाल वालों को और लोअर पीसीएस वालों को मैं ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग तैयारी करते रहिए और सकारात्मक रहिए। देखिए, जितना आप मॉक टेस्ट के चक्कर में पढ़ते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि सही होता। देखिए, यूपीएसआई में बच्चे बहुत कठिन कठिन मॉक टेस्ट लगाते रहे और पेपर आसान आ गया और उल्टी खा गए। आपको अपनी थ्योरी तैयार करनी है। जितनी अधिक आपकी थ्योरी तैयार होगी उतना बेहतरीन आप मॉक टेस्ट कर पाएंगे, उतना बेहतरीन पेपर आप कर पाएंगे। मॉक टेस्ट में टीचर कहता है अब और कठिन, अब और कठिन, लेकिन कठिन जब आएगा तब आएगा ना। अगर नहीं आया तो फिर क्या, तो आसान तो पीछे छूट गया। तो आसान पीछे ना छूटे, कठिन भी हो जाए, ऐसी तैयारी करिए। थ्योरी कंप्लीट करिए, जो भी पढ़िए अपने सिलेबस के अनुसार पढ़िए। जब आपका सिलेबस और थ्योरी कंप्लीट होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, पेपर आसानी से आपका निकल जाएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।